तो आज है 1 जनवरी 2024। सबको मेरी ओर से विश यू हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को नया साल मुबारक हो और मैं आशा करता हूँ कि नया साल आपके जीवन में ढेरों खुशियाँ लेके आए और आपको आपके हर काम में सफलता मिले और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के अपने सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अरेंज कर रहा हूँ। हम वैसे भी गोवा में हम क्रिसमस से लेके न्यू ईयर तक 25 से लेके 31 दिसंबर तक हम गोवा में ही हैं। इन 7 दिनों में हम गोवा बहुत घूमे, बहुत एंजॉय किया, काफ़ी फ़ोटोज़ और वीडियोस निकाले। मेरे पास करीबन 1000 के आसपास फ़ोटोज़ होंगे और 50 घंटे की HD रिकॉर्डिंग होगी थे। और इस टूर में मुझे कई सारे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और बातें पता चली जो आपको इंटरनेट या विकीपीडिया पे नहीं मिलेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स एक ब्लॉग में, वीडियो ब्लॉग में रिकॉर्ड करें कि जिससे कि मैं आज से 10 साल बाद भी इसको देखूंगा तो मुझे ये सब बातें याद आएंगी कि हमने गोवा में क्या क्या किया था। क्योंकि हम अभी भी घूमे तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में एकदम क्लियर है और एक कुछ महीनों बाद, सालों बाद निकल जाएगी। तो उसको निकलने के पहले मुझे इसको एक ब्लॉग में स्टोर करना है कि ये मेरे फ्यूचर में काम है बेसिकली इन्फॉर्मेशन। तो ये देखा जाए तो गोवा की सीरीज़ का ये फर्स्ट इंट्रो वीडियो है। तो इसमें मैं सबसे पहले गोवा की जर्नी कैसे प्लान करें और बुकिंग कैसे करें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तो बेसिकली गोवा को आप अगर गूगल मैप में चेक करोगे तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में कोंकण रीजन में पड़ता है। गोवा के वेस्ट में अरेबियन सी है और इसके ईस्ट में सह्याद्री माउंटेन्स यानी वेस्टर्न घाट्स हैं। तो जाहिर है घाट है तो मानसून के टाइम में जम के बारिश होती है, मुंबई की तरह। मुंबई में भी जम के बारिश होती है, इसमें भी जम के बारिश होती है। इसलिए गोवा को ऑफ सीज़न जो है वो मानसून का ही सीज़न होता है, जून से लेकर सितंबर तक। इस टाइम एक्चुअली मैक्सिमम बीचेस बंद होते हैं और इस टाइम अगर आप जाओगे तो आपको होटल और सबके रेट चीपेस्ट मिलेंगे क्योंकि टूरिस्ट कम होते हैं ना इस टाइम। उस टाइम उनको बेचना पड़ता है सारा कुछ। और जियोग्राफिकली सिंस गोवा साउथ में आता है तो साउथ के इक्वेटर के पास आता है, तो यहाँ का क्लाइमेट गर्म ही है बेसिकली, साल भर गर्म ही होता है। यानी एवरेज टेम्परेचर अगर देखा जाए तो वो 30 डिग्री के ऊपर ही होता है गोवा का टेम्परेचर। या विंटर में आपको स्वेटर या जैकेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, विंटर में भी काफ़ी धूप होती है यहाँ पे। आप गोवा में जाओगे वाइट गोल्ड बन के, गोरे बन के, और वहाँ से आओगे ब्लैक गोल्ड बन के, काले बन के। यहाँ स्किन टैन बहुत होती है। तो अगर आप गोवा में जाओगे तो सनस्क्रीन ज़रूर लेके जाना अच्छा वाला। गोवा की अगर जियोग्राफी देखें तो गोवा एक इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, बट एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। एरिया कम होने के कारण इसकी GDP इंडिया में हाईएस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से गोवा नंबर 1 है। मैं 7 दिन गोवा स्कूटी से घूमा, मज़ा आ गया। मस्त रोड और हाईवेज बना के रखे गोवा के, और यहाँ बिंदास हाईवे पे स्कूटी लेके जा सकते हो। गोवा में स्पेशली हाईवे पे स्कूटी की अलग लेन है। मेरे ख्याल से इंडिया में और किसी भी हाईवे में स्कूटी की लेन नहीं होती। और गोवा की बातें तो आपने सुनी होगी। गोवा फेमस है अपने बीचेस के लिए और रात भर चलने वाली पार्टीज़ के लिए। नवंबर से लेके फेब तक यहाँ बहुत फॉरेनर्स आते हैं, मोस्टली रशियंस। और बहुत रशियंस लोग तो यहाँ हमेशा के लिए बस चुके हैं, उनके घर हैं यहाँ पे, उनके शॉप्स हैं, उनके बिजनेस हैं यहाँ पे। 70s के टाइम पे यहाँ पे हिप्पी लोग आए थे। हिप्पीज़ वही वो देवानंद के पिक्चर में दिखाया था, गांजा फूकते हुए हरे राम हरे कृष्ण। उनकी भी यहाँ कम्युनिटीज़ है बेसिकली हिप्पी लोग के कारण ही गोवा फेमस हुआ था 70s में, क्योंकि ये लोग दिन भर बीच पे बिना कपड़ों के पड़े रहते थे। नॉर्थ गोवा में कई नाइट क्लब्स जो है वो रशियंस और फॉरेनर्स लोगों की हैं, जहाँ रात भर पार्टीज चलती है। दिसंबर के लास्ट वीक में आप गोवा आओगे तो आपको सब पार्टीज़ का ही माहौल दिखेगा। इस सीज़न में गोवा को सिर्फ एक ही वर्ड पता होता है, वो पार्टी। अगर यहाँ पे लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे हिंदी, मराठी, कोंकणी, इंग्लिश, पुर्तगीज़ मीन सभी लैंग्वेज बोली जाती हैं। पुर्तगीज़ लोगों ने गोवा पे 400 साल तक राज किया, तो यहाँ बहुत लोगों को पुर्तगीज़ भी आती है। गोवा बेसिकली महाराष्ट्र का ही पार्ट था। मराठास ने रीजन कैप्चर किया था और यहाँ बहुत मंदिर बनाए। इसीलिए यहाँ पे कोंकणी और मराठी लोग बहुत है बेसिकली। और कोंकणी और मराठी जो लैंग्वेज हैं वो पास सेम ही सिमिलर लैंग्वेज है, जो महाराष्ट्र के बाकी हिस्से में भी बोली जाती है।
तो गोवा में जाके अगर आप मराठी भी बोलोगे तो गोवा के लोगों को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। तो बहुत हो गया गोवा की इन्फॉर्मेशन, अब जर्नी प्लान करते हैं। तो मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की नागपुर से। नागपुर ये सेंट्रल इंडिया में पड़ता है और मैं इसको एज अ रेफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ क्योंकि ये सारे इंडिया के साथ वेल कनेक्टेड हैं बाय रोड और बाय ट्रेन। आप अपनी जर्नी प्लान करोगे तो रेफरेंस के लिए आप अपनी सिटी ले लेना। तो अगर गूगल मैप चेक करें तो नागपुर टू गोवा का डिस्टेंस अप्रोक्सीमेटली 1000 किलोमीटर्स के आसपास पड़ता है। 1000 किलोमीटर के आसपास ओल्ड हाईवे से अगर आप समृद्धि हाईवे लोगे तो 100-150 किलोमीटर एक्स्ट्रा उसमें ऐड होते हैं। और गोवा में जाने के लिए आपके पास 3 ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल है, बाय ट्रेन, बाय रोड और बाय फ्लाइट। अब नागपुर से मैं ट्रेन का ऑप्शन प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि एक तो डायरेक्ट ट्रेन है नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक ही बार ट्रेन चलती है गोवा के लिए और गोवा पहुंचने के लिए 24 आवर्स लगाती है। और सिंस गोवा एक कोंकण रेलवे का पार्ट है तो डायरेक्टली सेंट्रल रेलवे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो गोवा की जो भी ट्रेन जाती है वो वाया मुंबई होके जाती है। तो बेसिकली आपको अगर गोवा ट्रेन से ही जाना है तो बेटर है कि आप पहले मुंबई में जाओ और मुंबई से लेके गोवा की ट्रेन लो, क्योंकि मुंबई से गोवा की बहुत ट्रेन हैं और अगर नागपुर से मुंबई की भी डेली ट्रेन चलती है तो आपको वाया मुंबई गोवा जाना अच्छा बेटर रहेगा। तो ठीक है, सेकंड ट्रैवल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो हमारा सेकंड ट्रैवल ऑप्शन है बाय रोड। आप कार या बस किसी से भी जा सकते हो। अगर आप कार से जाना चाहते हो तो आपके पास 2 रूट है, एक तो समृद्धि हाईवे और एक ओल्ड नेशनल हाईवे। जैसा कि मैंने बोला कि ओल्ड नेशनल हाईवे से आपको डिस्टेंस कम पड़ेगा और समृद्धि से डिस्टेंस ज़्यादा पड़ेगा। बट समृद्धि का प्लस पॉइंट है कि समृद्धि से आपका जो ट्रैवल टाइम है बहुत कम हो जाएगा। अगर आप ओल्ड हाईवे से जाओगे तो मेरे ख्याल से आपको 20 से 21 घंटे लगेंगे। अगर समृद्धि में जाओगे तो आपके 1 या 2 घंटे बच जाएंगे। तो मेरे ख्याल से आप 18-19 घंटे में गोवा पहुंच जाओगे। और अगर बस, वैसे गोवा की ट्रैवल्स बस भी है बट बस ये ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगा देती है। तो अगर आप बैठ सकते हो बस में तो जाओ, नहीं तो एक काम करना कि हॉल्ट लेके जाओ। वैसे हम भी गोवा में बस से ही गए बट हम डायरेक्ट नहीं गए, हम पहले कोल्हापुर गए। हमको कोल्हापुर की महालक्ष्मी दर्शन करना था। वो दर्शन करने के बाद हम गोवा में गए। और गोवा जो है कोल्हापुर से पास ही है, 200 किलोमीटर के आसपास पड़ता है और वहाँ जाने के लिए 5-6 घंटे लगते हैं। तो बेसिकली आप ऐसा कर सकते हो कि आप कोल्हापुर जाओ, दिन भर कोल्हापुर घूमो, रात को गोवा की बस पकड़ो। अगर कोल्हापुर नहीं भी घूमना है तो ये जो बस है ये सुबह 8 बजे कोल्हापुर पहुंचा देती है। वहाँ जो लोकल होटल्स हैं वहाँ फ्रेश हो जाओ, खाना पीना कर लो और वहाँ से दिन का टाइम में गोवा की बस पकड़ लो। गोवा आप शाम में रात तक पहुँच जाओगे, 5-6 घंटे लगता है पहुँचने में। तो ठीक है, थर्ड ट्रैवल ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन है बाय फ्लाइट। फ़्लाइट ये फास्टेस्ट और बेस्ट ऑप्शन है, बट इसको आप अपने ट्रैवल के बजट के हिसाब से चूज़ करना, क्योंकि ये जो क्रिसमस का सीज़न है इसमें फ़्लाइट टिकट्स बहुत कॉस्टली हैं। ये क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम में फ़्लाइट रेट्स 2 से 3 गुना बढ़ जाते हैं और इस सीज़न में गोवा के होटल के रेट्स भी बहुत 5 टाइम्स बढ़ जाते हैं। तो आप अपने बजट के हिसाब से फ़्लाइट टिकट चूज़ करना। हम नागपुर रिटर्न फ़्लाइट से जा रहे हैं तो हमको एक टिकट 12,000 की पड़ी, यानी 3 टिकट पड़े 36,000 की। और फ़्लाइट में ऐसा होता है कि बच्चे 2 साल के ऊपर के बच्चे को भी फुल टिकट लगते हैं, भले आप उसको गोदी में बिठा के लेके जाओ। तो ये अगर आपके ट्रैवल के बजट में बैठता है फ़्लाइट तो करो, नहीं तो आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। हाँ, और एक बात, फ़्लाइट बुक करते टाइम में अगर आपको फ़्लाइट बुक करना ही है तो सबसे पहले आप अपना होटल बुक कर लो, फाइनलाइज़ कर लो। बिकॉज़ गोवा में ऐसा है कि गोवा में एक्चुअली 2 एयरपोर्ट्स हैं। एक तो मोपा एयरपोर्ट है, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नॉर्थ में पड़ता है, और एक दाबोलिम एयरपोर्ट जो साउथ में पड़ता है। अगर आपका होटल नॉर्थ गोवा में तो आपको मोपा बेस रहेगा, अगर आप साउथ गोवा में तो दाबोलिम बेस रहेगा। बट मान लो आपका होटल अगर साउथ गोवा में और आपने मोपा एयरपोर्ट लिया तो टैक्सी वाला जो है वो आपको, वो हो सकता है कि आपसे 2-3 हज़ार रुपये ले। गोवा में टैक्सीज बहुत ही महंगी हैं और यहाँ ओला वोला चलता नहीं बेसिकली। वहाँ के टैक्सी यूनियन ने इनको बैन करके रख दिया है ओला को। और गोवा गवर्नमेंट ने अपनी खुद की ऐप निकाली है, गोवा माइल्स।
बट गोवा माइल्स का सीन ये है कि जब सीज़न का टाइम होता है, ये क्रिसमस और न्यू ईयर, उस टाइम वहाँ पे कोई ड्राइवर्स अवेलेबल ही नहीं होते, क्योंकि इन ड्राइवर्स को बाहर ही ज़्यादा पैसे मिलते हैं। मैं एक्चुअली हम गोवा में गए, हमको सिर्फ 2 किलोमीटर जाना था, उसने 500 रुपये लिए 2 किलोमीटर की। और अगर गोवा माइल्स ऐप देखोगे तो वहाँ पे ड्राइवर्स अवेलेबल ही नहीं होते। गोवा माइल्स ऐप पे ड्राइवर्स तभी अवेलेबल होते हैं जब ड्राइवर्स के पास कोई पैसेंजर या सवारी नहीं होती, वो खाली पीली बैठे, उसी टाइम में वो गोवा माइल्स ऐप पे आते हैं। तो फ़्लाइट अगर बुक करोगे तो पहले होटल बुक कर लेना, होटल बुक करके फ़्लाइट बुक करना, तो आपको टैक्सी में आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। बाकी एक बार गोवा में पहुंच जाओ तो वहाँ घूमने का टेंशन नहीं है, वहाँ आपको रेंट पे स्कूटर या कार मिल जाएगी। और इनके रेट भी जो है, ये इनके रेट भी सीज़न के हिसाब से होते हैं। आप पीक सीज़न में जाओगे, क्रिसमस और न्यू ईयर, बहुत कॉस्टली जाएगा। ऑफ सीज़न में जाओगे बहुत सस्ता मिलेगा आपको। ऑफ सीज़न में स्कूटी 400 के 500 रुपीज़ पर डे में रेंट पे मिलेगी। और अगर सीज़न में जाओगे तो इसका ये रेंट जो है ये 1500 से 2000 तक पहुंच जाता है। मैं अभी गोवा में घूमा 5 दिन, मैंने स्कूटी बुक की, मुझे 6000 के आसपास पड़े, बेसिकली अप्रोक्सीमेटली 6-6.5 हज़ार के आसपास पड़े। सीज़न में बहुत खर्चा होता है यार। मुझे और एक बात बतानी है स्कूटी बुक करने के टाइम में, कि स्कूटी यहाँ पे एक लोकल जो रेंट शॉप होती है वहाँ से भी मिलती है, और आप जिस होटल में ठहरे हो वो होटल वाला भी आपको ऑफ़र करेगा। तो बेसिकली अगर अब जो लोकल शॉप जो होते हैं वहाँ से आप लोगे तो आपको सस्ता ही पड़ेगा। होटल वाला जो रेट बोलेगा वो कमीशन के साथ बोलेगा। बट ऐसा होता है कि आप लोकल शॉप से लोगे तो आपको उनके टाइमिंग के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो लोग दुकान अपनी सुबह 9 बजे खोलते हैं और 7 बजे बंद करते हैं। मान लो आपकी अगर मॉर्निंग की फ़्लाइट है, और यहाँ पे ऐसा होता है कि स्कूटी को आपको सुबह 9 बजे रिटर्न करना पड़ता है। और मान लो अगर आपकी मॉर्निंग की फ़्लाइट है 5-6 बजे, तो वो लोग अपना शॉप जो है वो शाम को 7 बजे बंद करेंगे, तो आपको शाम 7 के पहले स्कूटी रिटर्न करना है। क्योंकि मान लो अगर आपको रात को घूमने का प्लान है तो वो नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली अगर आप होटल से लेते हो तो आपकी फ़्लाइट अगर 5 बजे ही है तो जाने के टाइम में आप उसको हैंड ओवर कर दो होटल वाले को, वो होटल देखते बैठेगा स्कूटी का। तो एक प्लस पॉइंट है, तो आपको जैसा ठीक लगे वैसे आप स्कूटी बुक कर सकते हो। फ़्लाइट से आने का और एक ड्रॉबैक है कि यहाँ पे लगेज में रेस्ट्रिक्शंस होता है, कि अगर आपको गोवा में कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी है, मान लो अल्कोहल परचेज़ करना है या कुछ फेनी वेनी लिकर परचेज़ करना है, तो फ़्लाइट में लेके नहीं आ सकते हो। तो एक ध्यान में रखना, अगर आपको शॉपिंग करना है तो फ़्लाइट नहीं रहेगा, आपको पर्सनल व्हीकल अच्छा होगा। तो गोवा में जाने के लिए ये नॉर्मल जो 3 ऑप्शंस हैं, बाय बस, ट्रेन और फ्लाइट, वो तो है ही, और एक लग्जरियस ऑप्शन भी है जाने के लिए मुंबई से बाया क्रूज़। मुंबई से गोवा क्रूज़ भी चलती है, वो क्रूज़ धीरे धीरे चलती है, वो 3 दिन लगाती है गोवा पहुंचने में। और क्रूज़ में आपको सब कुछ मिलेगा, होटल, स्विमिंग पूल, पार्टीज़, मॉल, थिएटर, सब कुछ, डांस फ्लोर, एवरीथिंग। और उसकी टिकट जो है वो पर पर्सन 30,000 के आसपास होगी। तो बेसिकली आप अगर 3 लोग हैं तो आपके 1 लाख क्रूज़ में ही गए। तो ठीक है, अगर आपको स्पेंड करना ही है, आपको लग्जरियस हॉलिडे चाहिए, तो क्रूज़ को ऑप्शन ले सकते हो। तो अभी गोवा के होटल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अब गोवा ये टूरिस्ट प्लेस ही है पिछले 50 सालों से। तो गोवा के हर रास्ते और गली में आपको होटल्स मिल जाएंगे, या 1 स्टार से लेके 5 स्टार तक सारे होटल अवेलेबल हैं। अगर आप सिंगल पर्सन हो तो आपको डॉर्मेटरी भी मिल जाएगी, जहाँ पे बंक बेड्स होते हैं वैसे। वो आपको 200 या 500 रुपये पर डे में मिल जाएगी। और यहाँ ऐसे कि यहाँ पे बहुत से लोग हैं ना, अपने जो घर हैं, बेसिकली गोवा के बहुत सारे लोग बाहर बस चुके हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपना घर रेंट पे देते हैं। तो आप वैसे भी हाउसेज, ऐसे रेजिडेंशियल हाउसेज और फ्लैट्स रेंट पे ले सकते हो, जिसमें आप फैमिली के साथ आराम से रह सकते हो। तो यहाँ पे रहने का तो आपको रहने में यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं आएगी। यहाँ पे हज़ारों ऑप्शन है रहने के लिए। तो आप अपने बजट के हिसाब से होटल बुक करो, और हो सके तो नॉर्थ साइड में बुक करना, क्योंकि गोवा में जितने भी देखने लायक स्पॉट्स हैं वो सारे नॉर्थ गोवा में ही हैं। हमने अपना होटल पणजी में लिया था। पणजी बेसिकली नॉर्थ और साउथ गोवा के बीच में पड़ता है, तो वहाँ से आप नॉर्थ भी इजीली जा सकते हो और साउथ भी इजीली जा सकते हो। और साउथ गोवा के जो बीचेस है एकदम शांत है। अगर आपको शांत बीचेस चाहिए तो आप साउथ गोवा में जाओ, अगर आपको भीड़ भाड़ वाले बीचेस चाहिए तो नॉर्थ गोवा में जाओ।
हमारा रिजॉर्ट एक्चुअली पणजी में था, एकदम मस्त रिजॉर्ट था। सामने कैरनजलम बीच था। मेरी बच्ची तो वहाँ पे बहुत खेली। मस्त बीच था कैरनजलम। तो मेरे ख्याल से ये मेरा फर्स्ट वीडियो था और मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी है बुकिंग के बारे में और कैसे बुक करें। तो मेरे ख्याल से इस ब्लॉग को अभी ख़त्म करते हैं, नहीं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपके सिर के ऊपर से जाएगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं कोल्हापुर के महालक्ष्मी टेम्पल की इन्फॉर्मेशन दूंगा। बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो टेम्पल जो है वो 1000-2000 साल पहले साइंटिफिक वे से बना था। उनके पास छन्नी हथौड़े से। तो ज़रूर देखना उस ब्लॉग को। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि इस ब्लॉग से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी जो फ्यूचर में आपके काम में आएगी। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।